हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अंतिम समय में क्या पढ़ें। तो लोग सोचते हैं कि कुछ मत पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए, कुछ ऐसा मत करिए, कुछ वैसा मत करिए। अच्छा, मूवी देखने के लिए कुछ कह दिया जाए तो हाँ सर, वो तो दिमाग में नहीं रुकता है, उसको देखा जा सकता है। हाँ सर, और क्या किया जा सकता है सर? घूमा जा सकता है सर। और क्या किया जा सकता है? तो सर रील देखा जा सकता है सर दिन भर। ठीक है, बाकी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन कुछ नया पढ़ने को अगर कह दिया जाए तो दिमाग में से उछल के वो चला जाएगा दूसरे के दिमाग में। अगर प्रॉपर रिवीजन हो चुका है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर प्रॉपर रिवीजन हो चुका है तो भगवान पर भरोसा रखिए, अपने दिमाग को स्टेबल रखिए, स्थिर। और उस रिवीजन में अगर कुछ ऐड ऑन हो सकता है और दिमाग में रुक सकता है तो उसको रोक लीजिए। जैसे ये जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसको कम से कम अगर 2 बार देखने की क्षमता होगी तो ही देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा, क्योंकि अगर 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, एक बार देख के याद नहीं होगा। तो एक बार देखने वाले यहीं से स्किप कर दें। अगर किसी को लगता है कि हाँ सर हम प्रॉपरली 2 बार देख सकते हैं आराम से, तो लास्ट टाइम ये करंट अफेयर की एक वन लाइनर टाइप अप्रोच है जिसको आप देख करके जा सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो जो टेलीग्राम चैनल है द PYQ, ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज क्या करना है कि होम पेज पर जाना है हमारे यूट्यूब के, और होम पेज पर टेलीग्राम की लिंक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। तो वहीं पे जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, तो ये पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अंतिम 2 दिन में क्या करना है? तो जितना पढ़ा हुआ है अगर वो रिवाइज हो चुका है तो केवल इसको पढ़ना है, अगर वो नहीं रिवाइज हुआ है तो उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 में आया, तो प्रभाव में कब से आया? तो 9 अप्रैल को प्रभाव में आया, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर पर जो आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं उसको तैयार कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR, यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मिलित कर दिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जाएगा, कि अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी गड़बड़ हो रही है तो वो कोई आपदा नहीं है। यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार देता है। ये राज्य आपदा क्या है? SDRF की बात कर रहा है। तो SDRF पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब इसने पूरी तरह से अधिकार भी दे दिया है। फिर आता है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट का निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ये जाना है कि विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम यानी कि विश्व के जल का मूल्यांकन करता है, उसी के द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट आती है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर कृषि में 72% जल का उपयोग किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर 15% और घरेलू में 13%, यानी कि डोमेस्टिक यूज़ 13% जल का यूज़ करता है। और अगर आप कृषि में जाओगे तो सबसे ज़्यादा 72% जल का प्रयोग किया जाता है। किसकी रिपोर्ट है? तो विश्व जल विकास रिपोर्ट, जो कि जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा जारी होती है। अगर देखा जाए कि क्या परिवर्तन हुआ सन 2000 से 2021 के बीच में, तो जो वैश्विक मांग थी उसमें 14% की वृद्धि हो गई है, जो भी वाटर डिमांड है या जल की डिमांड है। ठीक है, ये हुआ क्यों है? तो शहरीकरण हम लोग कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, इस कारण से। आंध्र प्रदेश ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव लगाया है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ लगा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में लगा है। तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ लगा है? तो अमरावती में लगा है। ठीक है, चलिए आइए। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया जाता है। तो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा भारत सरकार में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि 2022 में भारत में बिहार शीर्ष जन्म दर वाला राज्य है, यानी कि सबसे अधिक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बिहार में पैदा हो रहे हैं। उसके बाद आता है यूपी और फिर आता है राजस्थान। तो याद करना है कि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जो एक बुलेटिन जारी हुआ है, नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, उसमें बिहार जो बर्थ रेट है उसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है यूपी और फिर आता है राजस्थान। तो याद रखेंगे, बिहार, यूपी और राजस्थान में बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में क्या है? शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पंजाब में है, फिर गोवा में है। और कुल प्रजनन दर जो है बिहार में वो 3 है। ठीक है ना, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट भी कह सकते हैं। कुल प्रजनन दर ये सर्वाधिक है बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर आती है आपकी 2.7। ठीक है, ये सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ है।
फिर आता है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसकी 6ठी यूनिट लगाई है, ठीक है ना, देश की। तो याद रखना है कि देश की 6ठी यूनिट कहाँ लग रही है, तो जेवर में लग रही है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि देश की 6ठी यूनिट या सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 3706 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है, तो आप बताओगे कि जेवर में लग रही है। जेवर कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा के पास जेवर पड़ता है, ठीक है। कौन लगाएगा, तो HCL इसमें है और फॉक्सकॉन है, ठीक है। ये दो कंपनी जो है यहाँ पर लगा रही है, ठीक है। और ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। अन्य कहाँ कहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट लगी है, तो गुजरात के साड़ंद में लगी है टोटल 3 यूनिट, ठीक है। तो याद रखना है गुजरात में लगी है 3 यूनिट, धोलेरा गुजरात में लगी है, ठीक है, असम में लगी है और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर टोटल 3 + 1 4 + 1 5 और 1 यूपी में लग रही है, ये नई वाली, ये 6 यूनिट टोटल हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कहाँ पर सेमीकंडक्टर की यूनिट नहीं लग रही है, किस मिशन के तहत, तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, तो आप उसका ऑप्शन निकाल सकते हो कैसे। अगर साड़ंद गुजरात में देगा तो आपको पता है कि 3 यूनिट लगी है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता। दूसरा दे देगा धोलेरा, तो वहाँ भी लग चुकी है। अगर दे देगा उत्तर प्रदेश, तो वहाँ भी नोएडा में लग चुकी है, बेसिकली जेवर में, ठीक है। और चौथा अगर देता है असम, तो यहाँ भी लग चुकी है। अगर इसके अलावा मध्य प्रदेश दे दिया तो वहाँ पर नहीं लगी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा या JP नड्डा। उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यक्रम अभियान का वर्चुअली जो है शुभारंभ किया। 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट रखिएगा याद कि भाई खसरा और रुबेला जो है, ये 2 बीमारियों को ख़त्म करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। और इसको विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो 24 अप्रैल से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान चला है आपका उसके अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर पूछ लिया कि भारत ने कब तक जो है खसरा को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, 2023, 24, मतलब 25, 26, 27, 28, तो आप लगा दोगे 26। अगर पूछा रुबेला को कब तक खत्म करेंगे, तो भी 26 का लक्ष्य रखा गया है। विश्व स्तर पर नहीं पूछा है, कहाँ पूछा है, भारत में खत्म करने का इसको लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। खसरा रुबेला दोनों ही वायरल डिजीज है, ये पता ही होगा। UIP जो होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, आई मतलब इम्यूनाइजेशन और प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, UIP इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके तहत सभी जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं उनको 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की उम्र में खसरा रुबेला यानी कि MR वैक्सीन जिसको बोलते हैं, मिजल्स और रुबेला, इसकी वैक्सीन की 2 खुराक निःशुल्क प्रदान की जाती है, किसी भी सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा। वर्तमान में भारत का MR टीकाकरण कवरेज पहली खुराक 2025-26 के लिए 93.7 और दूसरी खुराक के लिए 92.2, मतलब इतने लोग को कवर कर दिया गया, मतलब इतने बच्चों को, मतलब पहले खुराक में 93.7% बच्चों को और दूसरे खुराक में 92.2% बच्चों को। अगला आता है ODOP, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, ODOP बोलते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, जैसे पेठा उद्योग है आगरा का, तो इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। चिकोरी उद्योग उत्पाद मुझे बहुत उस समय डिफरेंट लगा था, तो याद कर लेंगे। एटा जो जगह है, एटा में चिकोरी उत्पाद है। चिकोरी उत्पाद क्या होता है, चिकोरी एक रूट होती है, उससे कॉफ़ी बनाई जाती है, उस कॉफ़ी में कैफीन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे चिकोरी उत्पाद जो है एटा का, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बलिया का मैंने कैसे याद कराया था, मैंने कहा था वहाँ पर चित्तू पांडे नाम के व्यक्ति हैं एक, जिनकी वहाँ पर मूर्ति भी लगी है। तो चित्तू से सत्तू याद करोगे, ठीक है, तो बलिया में सत्तू उत्पाद होता है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर गाजियाबाद को देख लेंगे, फिरोजाबाद देख लेंगे। फिरोजाबाद में कन्फ्यूज़न क्यों है, फिरोजाबाद में कन्फ्यूज़न इसलिए है कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम होता है, ठीक है। चूड़ियों की एक तरह कह सकते हो कि गढ़ है फिरोजाबाद में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ODOP के लिए खाद्य प्रसंस्करण आया है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। और साथ ही में एक स्थान पर और आया है खाद्य प्रसंस्करण, जहाँ पर प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में तो खैर आंवला, आम, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रतापगढ़ में बहुत फेमस है, आंवले का मुरब्बा इत्यादि चीज़ें बहुत फेमस है, ठीक है। लेकिन
फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण भी आया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट खाद्य प्रसंस्करण का हो जाएगा। हमीरपुर में मेटल उत्पाद के लिए इसको ओडीओपी मिला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। बरेली में लकड़ी के उत्पाद बनते हैं, ठीक है ना। बरेली की बर्फी, ठीक है, अगर मूवी नहीं देखी है तो कभी देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है। अब उसमें याद कर लीजिए कि जो बर्फी है वो काठ की है, ठीक है ना। तो बरेली की बर्फी मतलब बरेली में लकड़ी के उत्पाद बनते हैं, ठीक है। बिजनौर में क्या होता है, तो बिजनौर में ब्रश लोग कम करते हैं, तो बिजनौर में ब्रश और उसके संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं। फिर आ जाता है होजरी उत्पाद होता है सहारनपुर में। बागपत में कृषि से संबंधित काम है। गाजियाबाद में मेटल वस्त्र और परिधान, और अमरोहा में मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट दोनों है। तो प्रश्न आने की संभावना यहाँ से पूरी है। देखिए इधर जो पैटर्न चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं राज्य राजधानी पूछता है, मतलब वर्ल्ड की बेसिकली पूछता है, ठीक है। वर्ल्ड की राजधानियाँ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इधर में और क्या पूछता है, महिला से संबंधित चीज़ें पूछता है। एग्जामिनेशन का पेपर उठा करके देखिए पैटर्न। और क्या पूछता है, किताबें जो पूछता है वो फारसी वाली पूछेगा, आएगा ही नहीं आपको। ओडीओपी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ पर क्या है, तो ओडीओपी वाला ये जो है आप जरूर याद कर लीजिए। क्या याद करना है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि बलिया में सत्तू, बिजनौर में ब्रश। बलिया में सत्तू, बिजनौर में ब्रश, प्रतापगढ़ में तो खाद्य प्रसंस्करण, वो याद है। एटा एक विशेष है, वहाँ पर चिकोरी उत्पाद होता है। चिकोरी उत्पाद क्या है, उससे कॉफ़ी बनाते हैं, कैफीनलेस कॉफ़ी है। बरेली में लकड़ी के उत्पाद होते हैं, ठीक है, याद कराने की कोशिश किया मैंने। आगरा में पेठा उद्योग है। अमरोहा में मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट है। गाजियाबाद में मेटल वस्त्र और परिधान है। सहारनपुर में होजरी, फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण, बागपत में कृषि यंत्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं वो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा मिल करके यूपी एग्रीज कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं, ठीक है। यूपी एग्रीज कार्यक्रम तो देखने से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं अजय बंगा और योगी आदित्यनाथ। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो 28 जिले हैं वहाँ पर कृषि में क्रांति लाई जाएगी। महिलाओं को 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। तो ये याद रखिएगा, 30% महिलाएं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका एग्रीज कार्यक्रम है, यूपी एग्रीज कार्यक्रम है, उसमें कितनी % महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य है, तो 30%। और कितने किसानों को साथ लाना है, तो इसमें 10 लाख किसानों को साथ लाना है। कितने हजार करोड़ की परियोजना है, तो 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा 6 वर्षों की अवधि के लिए, और 1166 करोड़ रुपए राज्य का अंश होगा। इस परियोजना के तहत 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीक भी सिखाई जाएगी। अगला आता है भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में। वो 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो ईयर याद करना है कि कौन सी साक्षरता है, तो वयस्क यानी कि अडल्ट लिटरेसी की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बात करता है कि इसको मूर्त रूप देना है, अगर इसको मतलब ज़मीन पर लाना है, तो वर्ष 2022 में एक उल्लास से स्टार्ट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन ऑल फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। इसके तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसको NILP प्रोग्राम कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत हुई थी। 15 वर्ष से अधिक आयु के जो भी नागरिक हैं, करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित योजना है। तो ये भी बात बिल्कुल याद रखनी है कि 2030 तक इसका टोटल लक्ष्य रखा गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित कर दिया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित ना रख करके जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि यदि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% से अधिक है, यानी कि साक्षरता दर लिटरेसी रेट अगर 95% से अधिक है, तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर में ये जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किए जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो 95% से अधिक लिटरेसी रेट होनी चाहिए। कार्यक्रम के 5 घटक हैं, जैसे आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। ये टोटल 5 घटक इसके आते हैं। उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। घोषणा इसकी 20 मई 2025 को की गई थी।
इसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। 30 मई को दूसरा राज्य जो है गोवा, उसने हासिल कर लिया। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने जो है पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यानी कि यूनियन टेरिटरी बनने का गौरव प्राप्त किया है, 24 जून को हुआ। त्रिपुरा ने तीसरे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य बन करके ये जो सफलता है उसको हासिल की। तो पहला कौन सा है? पहला याद रखिएगा कि पहला यहाँ पर मिजोरम है, दूसरा यहाँ पर गोवा है और तीसरा यहाँ पर त्रिपुरा। और यूनियन टेरिटरी में आपका आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले लद्दाख। ठीक है, चलिए बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान, अगली खबर जो है हम लोग की बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान, लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह यानी कि यूनी GME द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है? बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान को आपका UNIGME यानी कि UN की जो बाल मृत्यु अनुमान और अंतर एजेंसी समूह है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई थी, जिसमें 23 लाख जो है वो नवजात शिशु थे। 2000 से 2023 के बीच में वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। यानी कि अब पिछले 23 साल में 2000 से लेकर के 2023 के मध्य में उसके पहले की अपेक्षा 52% कम बच्चों की डेथ हो रही है 5 वर्ष से कम बच्चों आयु तक। फिर कहता है 2000 में वैश्विक USMR प्रति 76 1000 था, जीवित जन्म था, जो कि 23 में घटकर लगभग 37 1000 रह गया है। तो पहले जो है वो 1000 बच्चों पर लगभग 76 बच्चों की डेथ हो जाती थी, ठीक है ना। अभी 1000 बच्चों पर केवल 37 बच्चों की ही डेथ होती है। इस प्रकार ये 50% जो है घट चुका है। 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 48 लाख बच्चे वैश्विक रूप से जो है डेथ कर गए थे 5 वर्ष की आयु के पहले। 2000 से लेकर 2023 के बीच भारत में 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 70% की गिरावट आई है। वर्ल्ड वाइड कितनी आई है? तो लगभग 50%। भारत में कितनी आई है? तो 70% की गिरावट आ गई है। पहले अगर 100 में से केवल जो है कह सकते हैं कि 30 बच्चे बचते थे, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अभी वर्तमान में 51 बच्चे बचेंगे, मतलब 30 का 70% के हिसाब से गिरावट आई है। वहीं नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि या मेंस में भी यूज़ हो सकता है, दोनों जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगला आता है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 660 × 3 की जो है यानी कि 1980 कुल आएगा, इतने मेगावाट की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अच्छा, इसमें से कितना वर्किंग हुआ है? तो 660 मेगा वाला यूनिट 1 केवल वर्किंग हुआ है। टोटल 3 यूनिट लगेगी, 1 2 3, तीनों ही 660 मेगावाट की होगी, ठीक है, घाटमपुर में। फिर आता है नीति आयोग ने भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। तो सबसे पहली बार जारी हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण को व्यापक मानचित्रण करता है। ये डेटा के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इन संकेतकों के संदर्भ में प्रदर्शन के आधार पर 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या क्या श्रेणी है? तो अचीवर है, फ्रंट है, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ठीक है। उड़ीसा पहली बार अचीवर श्रेणी में आया है और पहली रैंक भी है। यानी कि अचीवर श्रेणी में कौन आया है? उड़ीसा आया है। किसमें? तो भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो आया है उसमें। उत्तर प्रदेश 7वीं रैंक पाता है और फ्रंट रनर में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या आएगा कि भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक या भारत का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश की चौथी रैंक है या उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर में है और रैंक है 7वीं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट। ये मतलब कोई देश सेना के खर्चे पर कितना करता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सेना के खर्चे पर, सेना पर खर्च ऐसे समझ सकते हैं। तो 2024 वाली आई है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम मतलब सिप्री ने इसको जारी किया है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसके द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये हर साल जारी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट। क्या कहा जा रहा है
कि जो टोटल वैश्विक व्यय है खर्चे पर, मतलब सॉरी सेना पर या रक्षा पर, वो 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष 2.24 ट्रिलियन डॉलर था। औसत रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% हो गया है। यानी कि अगर आप देखा जाए कि एवरेज डिफेंस पर कितना एक्सपेंस है, तो 1.9% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का है। ठीक है, 1.9% जो है सकल घरेलू उत्पाद का टोटल खर्चा है, जो कि 2022 तक देखा जाए तो 1.6 था, 23 में 1.8 था, अभी 1.9 हो गया है। सैन्य खर्च का 60% केवल 5 देशों द्वारा होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यूएसए करता है सैन्य खर्च का 37%, चीन करता है 12%, रूस करता है 5.5, जर्मनी करता है 3.3 और भारत करता है 3.2% सैन्य पर टोटल खर्च। 2024 में अगर नाटो सदस्यों द्वारा कुल खर्च देखा जाए तो 1506 बिलियन डॉलर था, जो कि वैश्विक खर्च का 55% था। तो नाटो कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अगर कभी नाटो के ऊपर कोई टिप्पणी लिखने को आए या मोर देन वन ऑप्शन में टिक करने को आए, तो याद रखिएगा 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये सैन्य खर्चे पर खर्च करते हैं, यानी कि रक्षा पर खर्च करते हैं। भारत का कितना है टोटल पैसा, तो 86.1 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, ये भारत खर्चा करता है, जो कि इसके जीडीपी का 2.3% है। यानी कि हम अपने जीडीपी का 2.3% सेना में खर्चा करते हैं, यानी कि सैन्य व्यय हमारा टोटल इतना है। ठीक है, तो एक बात और याद रखनी है कि स्थानीय, अच्छा ये खत्म हो गई, न्यूज़ खत्म हो गई, तो आपको समझ में आ गया कि सिप्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बता रहा है कि ग्लोबल टोटल जितना वैश्विक खर्चा होता है उसमें 60% जो है 5 देश करते हैं, जिसमें यूएसए करता है, चीन करता है आपका, ठीक है, उसके बाद इंडिया करता है, रशिया करता है, और एक कंट्री और कौन सी है, जर्मनी करता है। फिर अगला जो न्यूज़ है हम लोग का वो है स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग को दृष्टिगत। अगली खबर है कि भारतीय जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, जिसको NLTM कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, की घोषणा की थी। इसी के अनुसार जो अनुवाद मिशन है उसमें भाषिनी जो है इस अनुवादक को नाम दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषिनी नाम दिया गया है। ठीक है, अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भाषिनी को 3 वर्ष के लिए 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। अभी 2025 में एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, इसमें त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल, याद रखिएगा त्रिपुरा सरकार की बात हो रही है, तो त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन कर लिया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है और देश का 8वां राज्य है जिसने भाषिनी के साथ MOU किया है। ठीक है, तो त्रिपुरा भाषिनी, और ये 8th स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट का 1st स्टेट है। ठीक है ना, इतना पॉइंट याद रखना है। अगला क्या हुआ कि 2024 में दिसंबर में मसाली एक स्थान है, उसको भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। इसके पहले मोढेरा को भी किया जा चुका है। ठीक है, कहाँ पड़ता है मसाली, तो मसाली बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। इसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें सीमावर्ती जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका नाम है मसाली। उल्लेखनीय है कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। ठीक, अगला, भारत 1931 के बाद जातीय जनगणना भारत में नहीं हुई थी। हालांकि दलित और जनजातियों की जो जनगणना है 1951 से शुरू हुई थी। बाद में जैसे जैसे जाति आधारित जनगणना बढ़ी, जाति जनगणना की मांग भी बढ़ती रही। ठीक है, 2011 में सरकार ने सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक अलग जाति जनगणना आयोजित की थी, लेकिन इसका डेटा जारी नहीं हुआ था। अब केंद्र सरकार कहती है कि आगामी जनगणना जो 2027 में होने वाली है उसमें जातियों की जनगणना करनी है, यानी कि जातियों की गणना के लिए भी एक अतिरिक्त कॉलम यहाँ पर दिया जाएगा जिसमें जाति जनगणना होगी कि कोई व्यक्ति किस जाति का आता है, ये भी बात लिखी जाएगी। ठीक है, अगला है बेंजामिन नेतन्याहू, जान ही रहे होंगे इजराइल के जो ये राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का उल्लंघन करने का फैसला के बाद हंगरी पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है,
तो हंगरी पहला यूरोपीय देश है, याद रखेंगे। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, ठीक है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है हंगरी की। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का उल्लंघन करने का फैसला हुआ है। तो हंगरी जो है गुस्सा करके इससे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को छोड़ने की घोषणा कर दिया। बात आती है ऑपरेशन सिंदूर के। तो 2 ऑपरेशन चलाया है भारत ने। एक है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जो बैसारन वैली में हमला हुआ था भारत में, पुलवामा मतलब पहलगाम में, उसके विरुद्ध चलाया था, जो भी ऑपरेशंस किए थे भारत ने। दूसरा एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो सिंधु और सिंदूर में कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंधु कब चलाया गया? ये अभी जब आप जान रहे हैं कि ईरान इजराइल ये सब हमले में फंसे हुए थे, तो अपने लोगों को निकालने के लिए ईरान से, ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोनों याद रखेंगे। पहला कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को ऑपरेशन बनियान उल मरसूस चलाया, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन याद रखेंगे, ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। इसके तहत उत्तरी और पश्चिमी भागों में 26 स्थानों पर कई शेलिंग की, यानी कि हमले किए। इस्लामाबाद ने बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपारा, नगरकोटा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़, जट्टा इत्यादि शहरों में कई ड्रोन हमले किए थे, आपको पता भी है, ठीक है। अगला आता है केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2152 करोड़ रुपए की राशि को एनईपी के तहत जो है रोक दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु को एनईपी के तहत एनईपी 2020 जो आया था उसके तहत टोटल 2152 करोड़ रुपए मिलते थे, ठीक ना। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि आप चूंकि एनईपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो अपने वहाँ, इम्प्लीमेंट, ठीक है ना, जहाँ पर द्विभाषा विवाद भी आया था कि तमिल, हिंदी, इंग्लिश, आप हिंदी को भी लागू करो, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन के नाते ये जो पैसे दिए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। हमें जज नहीं करना है। देखिए, बीइंग एन एस्पायरेंट, आप जज नहीं करने जाओगे। अगर बड़े बूढ़े बोल रहे हैं या ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी तैयारी में नहीं है, नेता बनना चाहता है, वो बोल रहा है कि तमिलनाडु ने अच्छा किया या केंद्र सरकार ने गलत किया या केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कर रही है या तमिलनाडु गलत कर रहा है, हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें मुद्दा जानना है कि मुद्दा ये था, इतने रुपए रोके गए, इस कारण से रोके गए। इसके बाद के जजमेंट के आप उत्तरदायी नहीं हो, आप कोई भी इसका जजमेंट नहीं पास करोगे अपने ब्रेन से। अगला है कि जुलाई 2024 में तमिलनाडु सरकार ने द्विभाषा शिक्षा नीति का मसौदा जारी कर दिया था, इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात की जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की बात की जाए तो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। और वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए कि एक सर्वे हुआ, वहाँ पर एक भिखारी कितना काम कमा लेता है, तो साल भर में 12 लाख पर एनम का उसका पैकेज है। तो याद रखिएगा, एक साल में 12 लाख रुपए लखनऊ के भिखारी कमाते हैं। लेकिन भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत इंदौर जो है पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए तो उसने अपने इनोवेशन हब, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, के माध्यम से म्यूल हंटर .ai लॉन्च किया है, जो कि एक उन्नत AI टूल है। तो याद रखिएगा, म्यूल हंटर .ai ये किसका है? तो ये RBI का है, ठीक है। ये टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकेगा, ठीक है। और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों की नज़र इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है RBIH के द्वारा, यानी कि RBI का जो आपका इनोवेशन हब है उसके तहत इसको किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगली खबर है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को लेकर के। ये योजना जो है, इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स जो होते हैं जिसमें रिसर्च पेपर इत्यादि पब्लिश होते हैं, उस तक अगर आपकी पहुंच बढ़ानी है तो वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत शुरू होगी। ये योजना 2025, 26 और 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू की गई है, मतलब टोटल 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फिर है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। प्रशासन गांव की ओर इसी पहल का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि जो भी PRC हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्षमता और योग्यता में सुधार करना है। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज
इंस्टीट्यूशंस जो है PRIs हैं उनकी क्षमता और योग्यता में सुधार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। कभी कभी ये गोरखपुर यहाँ पर ऑप्शन देता है, तो याद रखेंगे कि ये असल में गोरखपुर के ही वन क्षेत्र के फैलाव में ये स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन गोरखपुर दे देता है। वास्तव में ये कंपियरगंज महाराजगंज में स्थित है। नाम है जटायु संरक्षण केंद्र। है क्या ये? तो ये जो भी गिद्ध हैं, एशियाई किंग गिद्ध, उनके प्रजनन केंद्र के रूप में इसको खोला गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में, और गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत स्थित है ये। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजगंज जिले में राज्य के पहले PPP मोड पर आधारित KMC मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। तो देखिए, KMC मेडिकल कॉलेज ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये PPP मोड पर आधारित है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, की पब्लिक भी होगा, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और प्राइवेट यानी कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और इन दोनों की पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है। उसके साथ ही ये याद रखना है कि ये महाराजगंज में हुआ है, ठीक है, तो महाराजगंज का यहाँ पर नाम आता है। अगला खबर है यहाँ पर कि मई 2025 में मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी चौथी राजधानी बन गई है जिसको रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। अच्छा, प्रमुख उपलब्धि ये है कि नई बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के माध्यम से आइजोल को जोड़ दिया गया है। इसके पहले किसको किसको रेल लाइन नेटवर्क से जोड़ा गया था? तो असम की राजधानी गुवाहाटी को, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। वहीं बात करें कि राज्य की दूसरी राजधानी, तो असम राज्य की दूसरी राजधानी जो है उसको डिब्रूगढ़ जिले को घोषित किया गया है, और ये हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की गई। कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हुआ है, ठीक है। कोची जो केरल है, इसके बाद नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। तो पहला शहर कोझिकोड है, अच्छा नहीं, पहला शहर कोची था केरल का, जो कि ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हुआ था। दूसरा शहर कोझिकोड है, और ये भी केरल का शहर है। इससे पहले कोझिकोड को एक क्या मिला था? तो साहित्य का शहर बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगला है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक यानी कि डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद जो बिल है वो आपका एक्ट भी बन गया है, तो उम्मीद विधेयक पारित किया था उस समय। ये आपके वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसको डिस्क्राइब किया है मैंने 2 वीडियोज़ में, तो आप खोज करके पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। जो भी करंट की वीडियोज़ हैं, घटनासार में भी मैंने उम्मीद विधेयक ठीक से बताया है, और फिर जो घटना चक्र है उसमें भी मैंने उम्मीद विधेयक बताया हुआ है। फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। यूनाइटेड किंगडम ने मई 2025 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो चागोस द्वीप समूह है उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। तो चागोस द्वीप समूह आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंडिया के जब बहुत नीचे जाएंगे या अफ्रीका के दाहिने बगल जाएंगे तो चागोस आइलैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैप में देखिएगा। फिर एक कंपनी है जोमेटो, नाम ने आपने सुना होगा, उसका नाम बदलकर इटर्नल हो गया है, ठीक है। तो जो लोग शेयर मार्केट थोड़ा बहुत देखते होंगे उन्हें पता भी होगा। अगला है कि 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कौथा व्यापार मेला था, तो 43rd था, 43वां था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। और थीम थी इसकी विकसित भारत 2047, @ भी बीच में पड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है भागीदार राज्य थे, और फोकस राज्य था झारखंड। तो याद रखिएगा, 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य झारखंड था। फिर आता है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको SKUST कह रहे हैं। कश्मीर के क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत के पहले जीन संपादित भेड़ का विकास कर दिया है, ठीक है ना। तो शेर कश्मीर नाम याद रखिएगा, शेर कश्मीर नाम है विश्वविद्यालय का, लेकिन भेड़ बनाया है। किसका तकनीक का यूज़ किया है? तो क्रिस्पर टेक्निक जो आती है इसका यूज़ किया है यहाँ पर। Cas9 प्रोटीन का जिसमें यूज़ होता है। Cas9 बेसिकली एक आणविक कैंची होती है। पूरी चीज़ें समझा दूंगा मैं, कभी साइंस का लेक्चर लूँगा तो। यह उपलब्धि पशु जैव प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक जीन संपादन अनुसंधान के नक्शे पर स्थापित करती है।
अगला है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चौथी पीढ़ी के गहन समुद्री मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी जिसका नाम है मत्स्य 6000 का सफल परीक्षण कर लिया है। समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित मत्स्य 6000 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे समझ लीजिए एक पनडुब्बी बना लिए हैं ये लोग। पनडुब्बी में 3 आदमी बैठ करके, ठीक है, 3 आदमी बैठ करके 6000 मीटर पानी से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसमें क्या करामात है, तो भैया करामात है, क्योंकि जैसे ही आप पानी के नीचे जाते हो आपके ऊपर पानी का प्रेशर लगने लगता है, P=ρgh लगने लगता है। रो जहाँ पर पानी की डेंसिटी होती है, जी जहाँ पर 9.81 होता है और h हाइट होती है मीटर में। तो जैसे ही नीचे जाओगे तुरंत वाहन पर या जिस चीज़ से गए हो प्रेशर लगने लगता है, और उस स्थिति में अंदर का जो प्रेशर है, जैसे ये जो पनडुब्बी होती है इसमें अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर अंदर का प्रेशर अधिक है, ये जो P1 है ये अधिक है P2 से, P1 जब तक P2 से अधिक है या किसी किसी दशा में P1 P2 के बराबर है तब तक तो ये पनडुब्बी जैसी दिखाई देगी। और जैसे ही P2 अधिक हो जाएगा तुरंत ये पनडुब्बी कोलैप्स कर जाएगी और ये ऐसे ऐसे टुकड़े की तरह दिखाई देने लगेगी, और जितने लोग रहेंगे वो तो तुरंत उनको स्वर्ग नसीब हो जाएगा। ठीक है, ये आप कहाँ देख सकते हो, तो ये वाला एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 साल पहले अभी टाइटैनिक के मलबे की खोज में एक छोटा सा यान गया था, विशेष यान। ठीक है, 2 लोग गए हुए थे उसमें, एक बच्चा और उनके पिताजी। लोग यान बना करके, मतलब जलयान इस टाइप का पनडुब्बी बना करके नीचे गए हुए थे, और वो कोलैप्स कर जाता है जब ज़्यादा गहराई में जाता है। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो सडन कोलैप्स करता है। कभी भी आप देख लीजिएगा पनडुब्बी कैसे कोलैप्स करती है, बहुत भयावह दृश्य होता है, सडन कोलैप्स करेगा, बचने की संभावना नगण्य होती है। चलिए, फिर मत्स्य 6000 का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई। अगला आता है, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा 3000 रुपये की नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी, यानी कि 3000 रुपया दे दीजिए और फास्टैग का फ्री में प्रयोग करिए। अच्छी योजना है। ठीक है, एक वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप जो भी पहले हो उसके लिए ये मान्य होगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी कि जिस प्रकार NCR है आपका, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने SCR बनाने का घोषणा किया है। तो राज्य राजधानी क्षेत्र अन्य विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को 6 अगस्त 2024 को राज्य ने मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के बहुत सारे एरिया को SCR में शामिल किया जाएगा। तो इसमें जिलों का नाम याद कर लीजिएगा कि लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, ठीक है, रायबरेली है, ठीक, और बाराबंकी है। ठीक, अगला, द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विधिनियम 2025 के तहत 4 भाषाओं, टोटल यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, 5 भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है। तो ये कर कौन रहा है, तो राष्ट्रपति करती हैं, तो राष्ट्रपति कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। रेल संशोधन अधिनियम आया है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको मंजूरी मिली है। ये भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करता है और इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है। तो दोनों याद कर लीजिए कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो 1905 का था उसको यहाँ पर निरस्त कर रहा है, और रेलवे अधिनियम 1989 में ही रेल बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित चीज़ों को उसी में समाहित कर दे रहा है। यह अधिनियम रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने हेतु एक नया अध्याय 1 का सम्मिलित करता है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर है कि भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य समझौता हुआ। समझौता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों के बीच में किया गया। क्या है कि 4 राज्य में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्य, मतलब इन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए समझौता हुआ है, और ये समझौता जानकारी भी इस बारे में देता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है।
एक बार फिर से न्यूज़ को मैं समझा दे रहा हूँ कि भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य समझौता होता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा दोनों के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में 781 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, यहाँ पर ग्रीन नेशनल रोडवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक ना, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि नेशनल हाईवे ग्रीन गलियारा को कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए समझौता हुआ है, ठीक है। स्टेट के नाम पूछे जा सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश है आपका उत्तर साइड से, फिर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। अगला है कि दीव जो है वो ऐसा जिला बन गया है भारत का जो कि दिन की पूरी बिजली की मांग पूर्णतः सौर ऊर्जा से पूरी करता है, ठीक है। दीव में 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की जाती है। अगला यहाँ पर है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खो खो विश्व कप 2025 के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया है। इसमें तेजस जो है आधिकारिक शुभंकर के रूप में काम करने वाली जोड़ी है। तेजस और तारा 2 छोटे बारहसिंगे हैं। वहीं पुरुष और महिला दोनों में विजेता और उपविजेता भारत और नेपाल रहे थे। भारतीय चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है, यानी कि एक वन इलेक्शन बूथ पर अब 1500 की जगह केवल 1200 मतदाता वोट कर सकते हैं। अगला है कि देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कई राज्यों जिलों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। कोल्लम को देश का शीर्ष समुद्री जिला घोषित किया गया है। अगला आता है केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि द PYQ के नाम से है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक तो लिंक के माध्यम से हमारे होम पेज पर लिंक मिलेगी या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके आप हमारा चैनल पा जाएंगे। WHO ने नाइजर देश को अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश घोषित किया है जो कि ऑन्को सेरसियासिस, ठीक है, तो सेरसियासिस से मुक्त है, तो ऑन्को सेरसियासिस से मुक्त देश का नाम है नाइजर। ये WHO ने किया है और दुनिया का ये 5वां देश है। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से इस ऑन्को सेरसियासिस को जाना जाता है जो कि ट्रकोमा के बाद अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। ऑस्ट्रेलियाई संघ सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट रख रहा है तो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले बायो ब्यूटेमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया, यानी कि ब्यूटेमिनस सड़क बनाई गई। आपको पता है कि ब्यूटेमिनस एक कोयला होता है। वहीं नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में 1 किलोमीटर के हिस्से को डामर में 15% बायो ब्यूटेमिनस मिलाकर बनाया गया है। देश का यह पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि लिग्निन नामक फसल अवशेष से प्राप्त ब्यूटेमिन से बना हुआ है। पुणे स्थित बायोटेक कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस सड़क का निर्माण किया। अगली न्यूज़ आती है कि भारत ने अपने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL लॉन्च किया है, ठीक है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। पारंपरिक भौतिक लाइसेंसों के स्थान पर EPL अब डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा जिसे ECG मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। वहां पर विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 की मेजबानी की गई, जहां भारत ने अपनी नवीन और प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन पहलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अर्जित की है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन DC में हुआ है। थीम क्या थी? जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्यवाही की ओर बढ़ना, ये इसकी थीम थी। भारत ने इस सम्मेलन में कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया था, ठीक है, तो चैंपियन कंट्री या कंट्री चैंपियन के रूप में यहाँ पर भाग लिया था। झारखंड के लातेहार की बात की जाए तो उस जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। महुआ दानर, ठीक है, तो महुआ दानर जो है झारखंड का और भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य है और ये एकमात्र
भेड़िया अभयारण्य है, लातेहार जिले झारखंड में स्थित है। भारत में ग्रे वुल्फ यानी कि कैनिस ल्यूपस पैलिप्स के संरक्षण के लिए यह समर्पित है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट कहा जाता है, उसके द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फोकस देश था रूस। तो एनबीटी ने रूस को फोकस देश बनाया और इसका आयोजन किया भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला का। ठीक है, अगला आता है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत चल रही है। ये हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि इसकी घोषणा की गई है। यह ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की जाएगी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन। असम सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं और सीमा की निगरानी के लिए डेटा एकत्रित करने हेतु असम सैट उपग्रह का प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। तो नाम है असम सैट। ये पहल के साथ असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। फायरसैट उपग्रह, गूगल द्वारा इस उपग्रह का पहला प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया गया है। नाम है फायरसैट। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वनाग्नि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया है। यानी कि जो भी फॉरेस्ट फायर लगता है उसकी पहचान करने के लिए ये सैटेलाइट छोड़ा गया है, फायरसैट उपग्रह। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि आपको पता है कि अभी लॉस एंजलिस जो शहर है उसके बहुत सारे इलाके बहुत दिनों तक भीषण आग में जल गए थे। तो प्रश्न वहाँ से आने की पूरी संभावना है, जिसमें फायरसैट भी एक क्लू क्वेश्चन हो सकता है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में मिताथल और तिघराना, दो हड़प्पा स्थलों को जो है यहाँ पर पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। तो नाम है मिताथल और तिघराना। तो प्रश्न यही पूछेगा कि मिताथल और तिघराना जो कि अभी खोजे गए हड़प्पाई स्थल हैं, किस स्टेट में स्थित हैं? तो आपको उत्तर देना है हरियाणा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विलंब करके पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात आपको पता है कि तमिलनाडु के गवर्नर पी रवि का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा था, एन रवि का केस शायद बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा था, क्योंकि उन्होंने 2021-22 के आसपास से ही जब भी वो राज्यपाल रहे तो बारी बारी कई सारे विधेयकों को सस्पेंड रखा। उसमें 20 विधेयक था जिसमें 15 को लगभग सस्पेंड रखा गया था, और अंतिम समय में जब विधेयक को दोबारा पारित किया गया और वो प्रेशराइज होते हैं, तो जब दोबारा पारित होता है तो ऐसा होता है कि विधानसभा में जो भी चीज़ें दोबारा पारित होकर के राज्यपाल के पास पहुंचती हैं तो उन्हें उसे पारित कर देना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने पावर का यूज़ करके उसे राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया, और फिर राष्ट्रपति ने उसे एक को पारित करके बाकी विधेयकों को अपने पास रखे रहा, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है और ये कहती है कि अनिश्चित काल तक विलंब करके उसको पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि पूरी तरह से आप सस्पेंड नहीं कर सकते। उन्हें 3 माह के अंदर कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, और अगर राष्ट्रपति के पास भेजना होगा तो विद इन टाइम जो है उन्हें भेजना पड़ेगा। ठीक है, और विलंब के कारणों के बारे में भी राज्य को सूचित करना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एआई न्यूज़ एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। तो अंकिता जो है वो क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, यानी कि रीजनल न्यूज़ एंकर है, आरएनए है अंकिता। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है असम। असम ने इसको लॉन्च किया है। असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करती है। ब्राज़ील में हुआ विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में उज्बेकिस्तान ने सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो उज्बेकिस्तान के जो मुक्केबाज हैं वो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, एमएमए की लड़ाई में अगर देखेंगे, एमएमए की लड़ाई में, तो वहाँ पर भी उज्बेकिस्तान के बहुत सारे अच्छे मुक्केबाज हैं। दूसरे नंबर पर 6 पदक के साथ भारत रहा, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक रहे। भारत के हिलेश गुलिया ने स्वर्ण जीता। तो नाम याद रखिए, हिलेश गुलिया। ठीक है ना, हिलेश गुलिया कैसे याद करेंगे? तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि हिलेश गुलिया किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना रहेगा मुक्केबाजी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना को स्वीकृति दी है, यानी कि प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विवाह घर की अनुमति लागत 1.41 करोड़ रुपए आंकित की गई है। भार्गवास्त्र एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। क्या नाम है? भार्गवास्त्र, भार्गव का अस्त्र। ठीक है ना,
तो इसको अलग अलग मैं लिख देता हूँ, भार्गव प्लस अस्त्र। तो भार्गवास्त्र जो है काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो कि हाई किल मोड में काम करता है, या ड्रोन स्वामर्स यानी कि ड्रोन के झुंड एवं एकल ड्रोन्स को नष्ट करने में सक्षम है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने इसको डिज़ाइन किया। और आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान के साथ एक छोटी छुटपुट बैटल हुई हम लोग की, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो टर्किश ड्रोन थे, तुर्की के जो ड्रोन थे, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाया, क्योंकि भारत के पास अभी भी उतने उन्नत कोटि के नष्ट करके, मतलब 50,000 रुपये का ऐसा ड्रोन जो जा करके तबाही भी थोड़ी बहुत मचा दे, सेल्फ फूट फट भी जाए और बड़ी बड़ी चीज़ों को नष्ट भी कर दे, इस टाइप के ड्रोन भारत में अभी कम है। ठीक है, अगला है कि वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट आती है 2025 वाली। तो याद रखिएगा कि इसको वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ जारी किया गया है। ठीक है, नाम क्या है रिपोर्ट का? तो वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट या ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट। क्या कहा जा रहा है कि 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। 2023 में जोड़ी गई 116.6 गीगावाट क्षमता से थोड़ी अधिक है, यानी कि 2023 में 116.6 गीगावाट ऊर्जा जोड़ी गई थी नई, और अभी 117 गीगावाट ऊर्जा जोड़ दी गई है 2024 में। इसमें अगर संचयी क्षमता की बात की जाए तो चीन शीर्ष पर है, यानी कि कुल मिलाकर के चीन में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी है, और भारत का स्थान चौथा है। तो इंडिया का स्थान याद कर लो यार, कि इंडिया जो है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर है। WE मतलब विंड एनर्जी। कुल स्थापित तटीय पवन ऊर्जा के अनुसार घटते क्रम में अगर देखा जाए तो भारत सबसे ऊपर, USA उसके बाद, जर्मनी उसके बाद, और भारत चौथे नंबर पर। फिर बात आती है हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, जो कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। विश्व के अरबपतियों की राजधानी का खिताब न्यूयॉर्क को मिला है, मतलब विश्व के सबसे ज़्यादा अरबपति न्यूयॉर्क में है, जबकि लंदन दूसरे स्थान पर है। मुंबई को पिछाड़ते हुए शंघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बनी है। इसके पहले मुंबई जो है एशियाई अरबपतियों की राजधानी थी। सूची में बीजिंग एशिया में दूसरे तथा मुंबई तीसरे स्थान पर है। फिर बात आती है अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, फिर चीन में है, फिर भारत में है। तो इस प्रकार भारत वो तीसरा देश है जहाँ पर अरबपतियों की संख्या है। भारत के मुकेश अंबानी और परिवार जो है $100 बिलियन के साथ 17वें स्थान पर है। इनकी संपत्ति में 13% की कमी आई है। बात करें सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको वेब शिखर सम्मेलन भी बोल रहे हैं, उसका आयोजन किया गया, जो कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जिसमें विशेष रूप से भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया। ये 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना का अनावरण किया है। नाम है गोल्डन डोम। ठीक है, इस परियोजना पर $175 बिलियन खर्च होंगे, और अमेरिका के लिए प्रस्तावित एक बहुपरत रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विदेशी खतरों का पता लगाना, उन्हें नष्ट करना है, जिसमें बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें शामिल है। यानी कि अगर अमेरिका पर किसी ने बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया, तो अमेरिका क्या करेगा? इस गोल्डन डोम के तहत, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के तहत इन सबको पता लगा करके नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि अमेरिका खुद को पूरी तरह से सेफ बना रहा है। अब आपको बताना है कि जैसे गोल्डन डोम अमेरिका का है, तो किसका जो है वो आयरन डोम है। अगली न्यूज़ है यहाँ पर, प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 लॉन्च किया गया। ये 4 बुनियादी स्तंभों एवं 42 संकेतों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। क्या क्या इसमें है? तो स्तंभ जो है वो है सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचनाएं, सशक्त नगर प्रशासन, सशक्त नागरिक, राजकोषीय सशक्तिकरण। 4 इस प्रकार हैं। इसमें केरल शीर्ष रैंक पर रहता है प्रजा फाउंडेशन वाले शहरी शासन सूचकांक में, और नागालैंड अंतिम 31वें रैंक पर रहता है। उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा, और ये वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये चूंकि एक नया घोषित हुआ 21 मार्च विश्व ग्लेशियर दिवस, यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे। तो याद कर लीजिएगा कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब है, ये है 21 मार्च को। फिर आता है म्यांमार और थाईलैंड ने
28 मार्च को एक विनाशकारी भूकंप वहाँ पर आया। उसके बाद भारत ने उनकी सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है ना, ब्रह्मा। अगला आता है हमारा फोर्ब्स के विश्व के अरबपतियों की सूची जारी हुई 2025 में। 39वीं वार्षिक जो है ये सूची है। इसमें 3028 अरबपति शामिल हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में टोटल 247 अधिक है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 406 महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। एलन मस्क 342 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं 902। उसके बाद चीन में है, मैंने बताया भी, और भारत में 205 है, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। 2025 में जोहानिस वामबाख दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति रहे, जिनका नाम है जोहानिस वान बामबाख। बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो इस सूची में 18वें नंबर पर आते हैं। फिर होता है प्रवासी भारतीय दिवस। चौथा संस्करण था, तो 18वां संस्करण कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुआ। यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति आते हैं, जिनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, ठीक है। और इसकी जो थीम है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की, वो है विकसित भारत की संकल्पनाओं में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया संशोधित मानदंड के अनुसार। सूक्ष्म उद्यम विकसित घोषित करने के लिए निवेश और कारोबार के लिए मानदंड कितने करोड़ रुपए में है। जैसे सूक्ष्म उद्यम यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेज या उद्यम इस तरह का, तो 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के कारोबार निवेश को सूक्ष्म उद्यम में रखेंगे। लघु उद्यम में 25 करोड़ से 100 करोड़ और मध्यम उद्यम में 125 से 500 करोड़ के कारोबारों को रखा जाएगा। पनामा देश के द्वारा बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चीन का चल रहा था, ठीक है, उससे खुद को क्विट कर लिया गया है। कारण क्या है कि अमेरिका बार बार कह रहा था कि मैं पनामा को हथिया लूंगा, ठीक है, तो पनामा देश जो है अपने आप को इससे अलग कर लेता है और बीआरआई प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाता है पनामा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी के नाम से आप जानते हैं, उसमें अल्जीरिया 9वां सदस्य बना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनडीबी जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ का अपना बैंक है, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आती है, ठीक है। अब इसमें 9वां सदस्य कौन बन गया है एनडीबी में, तो अल्जीरिया बन गया है। इसका मुख्यालय शंघाई के चीन में है और स्थापना इसकी 2015 में हुई थी। वानुआतू एक स्थान है, कहाँ पड़ता है, तो वानुआतू आपका जो ओशिनिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड अदर जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उन्हीं में एक वानुआतू आता है। वहाँ पर एक विनाशकारी भूकंप आया, ठीक है, तो उसमें जो है भारत द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता दी गई। तो वानुआतू इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखना है कि ये किस में आता है, यानी कि माइक्रोनेशिया, ठीक है ना, पॉलिनेशिया या मेलानेशिया, किस में आता है, ठीक है ना। इन तीनों में से आप छांटेंगे जरूर जा करके, क्योंकि पूछ लेगा कि वानुआतू जो है किसका पार्ट है। अनामिका शर्मा एक प्रशिक्षित स्काई डाइवर है। वो 13,000 फीट पर जा करके बैंकॉक में महाकुंभ का 2025 का आधिकारिक झंडा फहराई हैं। तो नाम याद रखिएगा, अनामिका शर्मा, ठीक है, अनुष्का शर्मा नहीं, अनामिका शर्मा। दक्षिण अफ्रीका में खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप के जवाब में इसमें खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी गई है, यानी कि नेशनल डिजास्टर की घोषणा किस देश ने की है, तो दक्षिण अफ्रीका ने की है, जिसकी राजधानी आप याद रखिएगा जोहान्सबर्ग है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण अध्यादेश 2025 में लागू किया है, जो लक्षित कल्याण वितरण के लिए अनुसूचित जातियों को उप समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक दिशा में निर्णायक कदम है। इस पहल के तहत राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या, पिछड़ेपन, सामाजिक एकजुटता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन 3 श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी निर्धारित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने SC और ST के उप वर्गीकरण पर सेवानिवृत्त राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयुक्त नियुक्त किया है। तो देखिए प्रश्न यहीं से आएगा कि पहले तो आ जाएगा कि किस राज्य ने अभी हाल ही में अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण अध्यादेश लाया है, तो आप बताओगे कि आंध्र प्रदेश लाया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस कमेटी के अंतर्गत लाया है, उस कमेटी में कितने सदस्य हैं, तो आप बताओगे राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में लाया गया है और कमेटी में एकमात्र सदस्य है, एक सदस्यीय आयोग है। फिर बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय 2024 में ईवी चिन्नैयावाद में निर्णय देने को पलट दिया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण को अनुमति दे दी है। ईवी चिन्नैयावाद क्या था कि भाई जो जातियां और जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति है, उसका उप वर्गीकरण मत करिए, ऐसा कुछ था, लेकिन उसको पलट दिया गया है, ठीक है।
1975 में पंजाब सरकार उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला भारत की पहली सरकार थी। इसने एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा 25% आरक्षण को दो श्रेणी में विभाजित किया है। 50% वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और शेष आधा राज्य में शेष अनुसूचित जातियों के लिए। तेलंगाना अनुसूचित जाति उपगण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि तेलंगाना जो है वो अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया गया है। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश। भारत में वेबले यूएसए ने सियाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बात आती है नीति आयोग द्वारा एम्स की आधुनिकीकरण हेतु समिति फरवरी 2025 में गठित की, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने की है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वीके पॉल नाम है इनका। ठीक है, और वीके पॉल जो है वो एम्स के आधुनिकीकरण हेतु जो समिति बन रही है उसकी अध्यक्षता करेंगे ये। अगला है आवास अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम एक आया है। इसमें क्या क्या समाहित है? तो पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000 को ये निरस्त कर देता है। अप्रवास विदेशी विषयक अधिनियम 2025। ठीक है, तो याद रखिएगा पासपोर्ट अधिनियम 1920 को निरस्त करता है, विदेशियों का पंजीकरण 1939 को, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 को और अप्रवासन अधिनियम 2000 को निरस्त कर देता है। गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत लॉन्च किया है, क्या बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो गूगल का जो डिजिटल परिदृश्य है उसमें एक परिसर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अनंत। ठीक है, अगला लैब मित्र पहल के तहत वाराणसी जिले में सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर 19 जगहों पर जांच कराने वाले मरीजों को घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट मिल रही है। तो ये लैब मित्र से संभव हो पा रहा है। ठीक है, और मार्च 2023 में लैब मित्र की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से की थी। डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। तो देखिए मेथेनॉल चाहे हाइड्रोजन, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। ठीक है, तो ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। मैंने बताया कहाँ शुरू हुआ है, तो डेनमार्क में शुरू किया गया है। ठीक है, दो कंपनी है, यूरोपियन एजेंसी डेनमार्क की एक कंपनी है और एक है मित्सुई जापान, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में कहा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली जो प्रतिष्ठित गंगा नदी डॉल्फिन है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर पहली बार क्या करेंगे, टैगिंग की सुविधा कर रहे हैं। कहाँ पर टैग करेंगे? तो असम में इनको टैगिंग करेंगे। टैगिंग क्या होता है? जैसे आपने गाय भैंस देखा होगा तो गाय का जो कान होता है किनरवा ऐसे टैगिंग रहती है ना, इसी प्रकार डॉल्फिन को टैग कर देंगे। जैसे मान लीजिए भैंस का सर है, सींग है, ये नाक है, ठीक, ये दांत है, तो इसकी टैगिंग हुई रहती है ना येलो कलर का ऐसे चौकोर सा। वही खराब फोटो बना दिए क्या गाय का? सही है, अच्छा फोटो है ये। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, भूतापी को बोलते हैं जियो थर्मल। तो ये इसके लिए ड्रिलिंग जो हो रही है लेह से 190 किलोमीटर दूर एक स्थान है पूगा घाटी, वहां पर की जा रही है। क्या होता है भूतापी में? तो भूतापी में ऐसे समझिए कि गीजर होता है। गीजर मतलब होता है गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, तो यहाँ जो है नीचे गर्म पानी है, यहाँ से आपका हवा वो निकल रही है, गर्म हवाएं, इसी का डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं टरबाइन को चलाने में। ठीक है ना, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यही किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो कहाँ शुरू हुआ है? लेह में 190 किलोमीटर दूर पूगा वैली है वहाँ पे। डिंगा डिंगा वायरस युगांडा के बुंडीबुग्यो जिले में होने वाली एक नई बीमारी है। महिला और लड़कियों को अनियंत्रित कंपन, बुखार और थकान के कारण होती है। जानलेवा नहीं है लेकिन समुदाय को प्रभावित कर रही है। नाम है डिंगा डिंगा वायरस। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाले दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है। तो नाम है जॉर्डन। पड़ता कहाँ है? तो अगर आप सिनाई पेनिनसुला देखेंगे तो वहीं पर बगल में पड़ेगा और वहाँ पर पड़ने वाला यह देश है। कुष्ठ रोग को खत्म कर देता है, यानी कि लेप्रेसी का खत्म कर देता है। जनवरी के चौथे रविवार को जो है लेप्रेसी मनाई जाती है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से जो है ये मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसी से कुष्ठ रोग होता है। दीर्घकालीन संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्राई जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पर अगली न्यूज़ क्या है? अगला एक सूचकांक है, उसका नाम है पंचायत
उन्नति सूचकांक PAI, ठीक है। तो ये 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापता है। बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए। तो ये देश भर में 2.5 लाख से अधिक पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापता है और 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन दर्शाता है। 9 विषय कौन कौन से हैं? तो पहला है कि पंचायत में गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका हो, स्वस्थ पंचायत हो, बाल अनुकूल पंचायत हो, जल पर्याप्त पंचायत हो, स्वच्छ और हरित पंचायत हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली पंचायत हो। 7वां है यहाँ पर सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत हो, सुशासन युक्त पंचायत हो और महिला अनुकूल पंचायत हो। तो ये 9 जो है यहाँ पर विषय है। इसमें प्रदर्शन को विभिन्न श्रेणियों के स्कोर के आधार पर दिया गया है। जैसे अचीवर अगर होगा 90 से प्लस स्कोर पर दिया जाएगा। अग्रणी मतलब फ्रंट रनर 70 से 75 से 90। ये बेहतर प्रदर्शन परफॉर्मर, आकांक्षी, एस्पायरेंट, आरंभिक स्तर, बिगिनर्स 40 से नीचे। तो इसमें पहले नंबर पर कौन आता है? तो राज्यवार आकलन में गुजरात जो है यहाँ पर 346 पंचायतें हैं और तेलंगाना में 270 ग्राम पंचायतें हैं। ये दोनों उन्नति सूचकांक में राज्यवार आकलन में पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करने वाले यानी कि परफॉर्मर, यानी कि 60 से 75 के बीच में जो नंबर पाएंगे, तो परफॉर्मर पंचायतों की संख्या के मामले में उल्लेखनीय स्थान रखता है, ठीक है। अब अगला न्यूज़ यहाँ पर है कि अमेरिकी राष्ट्रीय कंपनी है ऊबर आप जानते होंगे, जो टैक्सी सर्विस देती थी, वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर शिकारा की बुकिंग के साथ भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू कर रही है। शिकारा क्या होता है? तो बड़ी बड़ी नाव होती है जिस पर घर बने होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो भी होता है, इसको हाउस बोट कहते हैं घर वाले को। बाकी शिकारा जो होती है वो घूमने के लिए जो पतली पतली नावें चलती हैं उसको शिकारा बोलते हैं। तो उसमें जो है ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपकी सर्विस दे रही है ऊबर, और ये पहली जल परिवहन सर्विस है ऊबर की। कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच हेतु समिति गठित की गई है। 9 सदस्यीय समिति है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको गठित किया गया है। विनीत जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं, तो नाम याद रखिएगा, विनीत जोशी जो है ये कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता और दूसरा प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए विनीत जोशी की समिति गठित की गई है। उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो निजी औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क सहारनपुर और मुरादाबाद में स्टार्ट होंगे। किस मतलब इनिशिएशन के थ्रू दी गई है? तो प्लेज स्कीम है, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, इसी योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य है कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अगला है उत्तर प्रदेश में शामली जो जिला है वहाँ पर राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। कितना पैसा लगेगा इसके लिए? तो 726.61 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील गांव झिंझान में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। अगली खबर है यहाँ पर कि WHO ने गिनी, जिसको गिनिया भी लिखते हैं, ठीक ना, गिनिया भी लिखते हैं, उसमें मानव अफ्रीकी ट्राइपनोसोमियासिस के गैम्बियन स्वरूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए बधाई दी है। तो गिनी ने मानव अफ्रीकी ट्राइपनोसोमियासिस के गैम्बियंस के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसको समाप्त किया है। गिनी में फैलने वाला एकमात्र प्रकार मानव अफ्रीकी ट्राइपनोसोमियासिस का यह रूप देश में समाप्त होने वाला पहला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। फिर बात आती है हल्दी बोर्ड की। तो हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है, आपको पता है। इसके प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है और इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। उद्घाटन किया था इसको पीयूष गोयल जी ने। अगली खबर है कि भारत वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर बन गया है। कौन सा एक्सपोर्टर है? तो टी एक्सपोर्टर है इंडिया, ठीक है ना। केन्या शीर्ष चाय निर्यातक देश है। केंद्रीय मंत्री, अच्छा ये प्रश्न पूछे किसको पीछे छोड़ा? तो श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका को पीछे छोड़ा। मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार एयर कंडीशनिंग मानकों के संबंध में देश में शीघ्र ही एक नया प्रावधान लागू करने वाली है। इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही तापमान निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो आप 16 पर AC कर लेते हैं वो चीज़ खत्म हो जाएगी। बताता है स्पोर्ट्स की कुछ बातें कर ले। स्पोर्ट्स में अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात की जाए तो जीतने वाले हैं जैनिक सिनर,
महिला जो जीती हैं उनका नाम है मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज, विंबलडन में कार्लोस अल्कराज और यूएस ओपन में जैनिक सिनर जीते हैं। तो यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशन है, पहला है जैनिक सिनर का, दूसरा है कार्लोस अल्कराज का। तो फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इसको जरूर देखिएगा ये मैच, इस मैच के हाइलाइट्स मिल जाएंगे। बहुत लास्ट सेट में कार्लोस अल्कराज जीते हैं और कार्लोस अल्कराज जो है ऐसे समझ सकते हैं कि हार रहे थे या पिछड़ रहे थे और फिर जाकर के जीते हैं। तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैनशिप का भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से हार ना मानना आप इनसे सीख सकते हैं कार्लोस से, ठीक है। बाकी विंबलडन 2024 का भी कार्लोस अल्कराज जीते हैं। आज के डेट में अगर सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर या कह सकते हैं कि आने वाले 2 वर्षों में सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर के रूप में अगर आप किसी को देखते हैं तो कार्लोस अल्कराज वन ऑफ द बेस्ट नेम उसमें से दिखता है, ठीक है। यूएस ओपन में जैनिक सिनर है और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर है। महिलाओं में देखा जाए तो ध्यान देंगे कि फ्रेंच ओपन जिसको हम लोग लाल बजरी बोलते हैं, ठीक है, या रोलास गैलेंट भी बोलते हैं, वो कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है, रोलास गैलेंट को। और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज ने जीता है। वहीं बारबरा क्रिजिकोवा को ने विंबलडन जीता है और इनिना सवालेंका ने यूएस ओपन जीता है। तो ये चारों याद रखेंगे, ठीक है। अगली खबर देखते हैं कि सरला एविएशन ने भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग टैक्सी शून्य का अनावरण किया है। तो फ्लाइंग टैक्सी का नाम है शून्य, ठीक है। फ्लाइंग टैक्सी है, नाम है सरला एविएशन, ठीक है। यह 6 यात्रियों को ले जाने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 160 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है। मतलब यहाँ से उड़ी 160 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक है। नाम है इसका शून्य, ठीक है। 2028 में बेंगलुरु से शुरू होगी, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में अपनी सेवाएं देती रहेगी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में राजस्थान अग्रणी है। तो सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश 204 रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगा करके चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा लगाने के मामले में जो है चौथे नंबर पर आता है। अगली न्यूज़ इसमें देख लेते हैं दोस्तों, है क्लाउड सेक करके है। इसमें थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया है इसने। इसमें कहा गया कि भारतवर्ष 2024 में साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 140 साइबर हमलों के साथ शीर्ष पर है, भारत 95 हमलों के साथ दूसरे पर है, इजराइल 57 हमलों के साथ तीसरे पर स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि साइबर हमले जो हो रहे हैं वो भारत में दूसरे नंबर पर हो रहे हैं। ये क्लाउड SEK कहता है, SEK कहता है। पटना में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल होगा। तो देखिए बच्चों को भी कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितने भी आपके फास्ट फूड्स हैं, फास्ट फूड उस दुकान से जितनी दूरी रहेगी, जितनी दूरी मेंटेन करेंगे, ठीक ना, स्लोली फास्ट फूड से दूरी मेंटेन करिए, क्योंकि तुरंत की खुशी लंबा गम दे रही है, लंबा गम दे रही है, इसलिए इससे दूरी बनाए रखिए। अगली न्यूज़ है यहाँ पर कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC ने अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर विंध्याचल संयंत्र जो कि सिंगरौली में है, ठीक है ना, तो उसमें दुनिया के पहले CO2 कैप्चर संयंत्र और CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो CO2 कैप्चर और CO2 से मिथेनॉल उत्पादन का संयंत्र जो है इसने लगा रखा है। 30 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पैड़ी जो है अयोध्या में आयोजित है 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती की गई। 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो ये कुल 150 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और फैक्ट्स थे। इसी प्रकार के अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो PCS के आसपास भी हम लोग 500 के आसपास न्यूज़ लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द PYQ को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है, द PYQ जरूर ज्वाइन करिए और हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लाइफ मोटिवेशन कोट्स इत्यादि के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है द PYQ फॉर यू, ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ मोटिवेशन और इस तरह के कोट्स के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून विद PYQ।